दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में एपेक्स बैंक यानी सहकारी बैंक की अलग अलग भर्तियां निकली हुई हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं वैकेंसीज की जानकारी, उनका एग्जाम पैटर्न, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और ये आपके मन में अभी सबसे ज्यादा आने वाले सवाल हैं। और अगर अभी से सही तरीके से एक स्टडी प्लान बना लिया तो आप इस परीक्षा में खासकर सफल हो सकते हो। तो आइए समझते हैं सारी चीजें। आप सबसे पहले तो यह समझिए कि इसके अंतर्गत जो पद हैं वो तीन प्रकार के हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के संविदा पद हैं और सोसाइटी मैनेजर के पद हैं। टोटल 1763 पद हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक तो कंप्यूटर के 40 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 40, इंग्लिश के 40, जनरल अवेयरनेस के और मैथ्स के 40-40, यानी हर सेक्शन से 40 सवाल, टोटल 200 क्वेश्चन। मार्क्स 200 ही रहेंगे और समय आपके पास 120 मिनट रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा, और आईबीपीएस अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो पूरा बैंकिंग पैटर्न रहेगा। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या कोई ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वहां का पैटर्न और बैंकिंग के पैटर्न में डिफरेंस होता है। दोनों के मैथ्स में, रीजनिंग में डिफरेंस है। तो आपको बैंकिंग का पूरा मैथ्स, बैंकिंग का रीजनिंग, जो कि ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, बट आप ये समझिए कि बैंकिंग का एसएससी का हम कंपेयर करें तो लगभग 60-70% मैच होता है। थोड़ा आपको बैंकिंग हिसाब से 20-30% अलग एफर्ट्स और लगाने पड़ते हैं। तो ये पूरा बैंकिंग पैटर्न रहेगा, ध्यान रखना। और इसमें सेक्शनल टाइमर आता है कि भाई कंप्यूटर है तो उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग है तो 25 मिनट मिलेंगे। आपको उतनी ही देर उस विषय को अटेम्प्ट करना है, ना कम ना ज्यादा, और उतने समय पे आप किसी दूसरे विषय को ओपन नहीं कर पाओगे। तो ये सेक्शनल टाइमर होता है। तो पूरा बैंकिंग का यही पैटर्न होता है। ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं पुराना जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। देखो, सिलेबस तो काफी बड़ा है, पढ़ने आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उनमें जो आपको सबसे पहले पढ़ना है, मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो आईएमपी हैं, उनकी बात कर रहा हूं, या जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। कोशिश हमने करी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको और इसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें मैथ्स में स्पीड वाले जो चैप्टर्स होते हैं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज आपको पढ़ना है। डीआई में सारे टाइप्स होते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, है ना, और कैसलेट्स, ये सारे होते हैं। और अरिथमेटिक में आपको पूरा परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात यह कि इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता, तो जैसे एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब कुछ भी नहीं आएंगे इसमें। तो एडवांस मैथ्स पूरा आपका खत्म हो जाता है। हाँ, मेंसुरेशन आपको जरूर इसमें पढ़ना पड़ता है। तो ये मैथ्स का पैटर्न होता है। और आप अगर बैंकिंग का आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, इनका अगर एक बार पेपर देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैटर्न किस टाइप का होता है। बाकी पूरा बैंकिंग पैटर्न है, ये ध्यान रखें। सेकेंड नंबर पे आता है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग में पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का रोल सबसे ज्यादा है। इनइक्वालिटी है, सिलोलिज्म है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, डिसीजन मेकिंग है। ये सारे चैप्टर्स आपके रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का सारे जो टॉपिक्स है वो आपको दिख रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, एमएस ऑफिस, मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट नेटवर्किंग, शॉर्टकट कीज, इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको यहां पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। आप यहां पे जैसे कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप एक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, और आपका बाकी तो कुछ नहीं भाई। इतनी मतलब ये जो 2-4 सब्जेक्ट्स हैं इनको आप सबसे लास्ट में पढ़ोगे तो भी चलेगा, बाकी सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कम आएंगे, इनका सिलेबस काफी बड़ा है। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे दिक्कत दे सकता है ना। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि यहां पे बैंकिंग का जो जनरल अवेयरनेस होता है, आप उसमें अगर इनको स्किप भी कर दोगे, मतलब ये सबसे लास्ट में करना, आपको जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है वो यही है कि भाई मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इनको आप प्रायोरिटी, और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, आप इनको प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर जब तक ये सब कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को टच मत करिएगा।
और इवन साइंस को भी मत टच करना। ये सबसे लास्ट में अगर टाइम बचे तो, अगर आप इनको स्किप भी कर दोगे तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी है, लेकिन बाकी किसी को आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। और इसमें भी करंट अफेयर्स का रोल सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिए। इंग्लिश है तो सब कुछ आपको पढ़ना है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एरर है, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें बता देता हूं। देखो, सबसे पहला जो मेरा सजेशन है वो यही है कि आपने अगर बैंकिंग का पैटर्न नहीं देखा है, सिलेबस नहीं देखा है, तो देखो। जैसा मैंने कहा कि बैंक के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनका उठाओ और उनको देखो कि बैंक के क्वेश्चंस, बैंक का पैटर्न, लेवल किस तरीके का आता है। हम तो आपको बता ही रहे हैं, क्लासेस लगाएंगे ही, कोर्स में सब पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप अगर खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो काफी आसान हो जाएगा। जो हम आपको बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो पहला तो बैंकिंग पैटर्न को आपको समझना है। और अब आप लग जाइए सिलेबस में, पूरी ताकत लगाइए सिलेबस को जल्दी से जल्दी पढ़ने की और खत्म करने की। और इसमें चैप्टर वाइज आपको चलना है। एक बार में आप 3 से 4 विषयों पे काम करें, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इस पे आप सबसे पहले काम करें। अपना सबसे ज्यादा समय आप इन विषयों को दें। उसके बाद फिर आप कंप्यूटर है या करंट अफेयर्स है, इनको भी अपनी हैबिट में रखें। तो एक साथ सारे विषय नहीं पढ़ना है, पहले कुछ विषय पे अच्छे से काम करते हैं, अपना मैक्सिमम समय उन विषयों पे देते हैं। जब उनमें सिलेबस बढ़ जाएगा, ठीक ठाक कवर हो जाएगा, तो बाकियों पे काम चालू कर देना। लेकिन एक साथ सारे विषयों पे काम नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। एक साथ ज्यादा विषय नहीं। फिर एक डेली का आपको स्टडी प्लान बनाना ही पड़ेगा, जो भी है कि भाई आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना भी पढ़ सकते हो वो पढ़ो। और एक और बात बता देता हूं कि कभी भी टाइम टेबल आपको बनाना है तो टाइम टेबल बनाने का तरीका क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। टाइम टेबल बनाने का जो गलत तरीका होता है वो होता है कि टाइम वाइज टाइम टेबल बनाना, कि सुबह 7 से 9 बजे तक हम मैथ्स पढ़ेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी फॉलो हो नहीं पाया, है ना। जो सही तरीका है वो हमेशा होता है टास्क बेस्ड। टास्क बेस्ड कैसे, कि आज मुझे परसेंटेज चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे परसेंटेज के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज मुझे एक वीक का करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज करना है। तो आप हर दिन ना अपने टास्क बनाओ कि आज मुझे क्या करना है, और पूरे दिन मेहनत करिए उन टास्क को अचीव करने में। टाइम देख के मत पढ़ो, समय देख के नहीं पढ़ना है कि 2 घंटे ये पढ़ना है, नहीं। आपका टारगेट पूरा होना चाहिए, आपका टास्क पूरा होना चाहिए, तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसलिए टाइम टेबल हमेशा टास्क बेस्ड बनाइए। एक दिन पहले प्लान करो कि आज रात को प्लान कर लिया कि भाई कल मुझे क्या क्या अचीव करना है, और पूरे दिन आप उसमें अच्छे से काम करो। इसलिए डेली का स्टडी प्लान आपको बनाना है। फिर बारी आती है प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस में मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आप अभी क्या करो, संडे संडे आप बैंक क्लर्क के टेस्ट लगाना चालू करो। हम इसकी जल्दी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन आप बैंक क्लर्क के टेस्ट लगाना शुरू करो अभी हफ्ते में एक। अगर आपकी पहले से तैयारी है, पहले से आप बैंकिंग पैटर्न से अवेयर हैं, पढ़े हुए हैं, तो आप ज्यादा टेस्ट भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप हफ्ते में एक टेस्ट भी लगाओगे बहुत है। क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, सिलेबस, कि हमारा सिलेबस कवर हो। जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, जब एग्जाम का समय करीब आएगा, तब हम टेस्ट की संख्या खूब लगाएंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप सिलेबस पे ज्यादा फोकस करें, हफ्ते में एक टेस्ट भी लगा लोगे बहुत है ना। फिर फुल मॉक टेस्ट, वही उसका पार्ट होगा। और टेस्ट के साथ साथ सबसे जरूरी होता है उसका बहुत अच्छा एनालिसिस। जितना लगाओ उतना अच्छे से करो, देखो कहां गलती हो गई, कहां सुधार करने की जरूरत है, कहां पे काम करने की जरूरत है। हमेशा आप नियम याद रखना, ये टाइम टेबल से भी जुड़ा हुआ है, सिलेबस से भी जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिस से भी जुड़ा हुआ है। 2 चीजें होती है, एक होता है कि भैया क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। आदत बना लो कि क्वालिटी इज ऑलवेज सुपीरियर देन क्वांटिटी। क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। 4 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि वो 16 घंटे के बराबर हो। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, पूरा पूरा अपना जो एनर्जी है वो पढ़ाई पर। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती। बोलने को 12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका ध्यान है ही नहीं उतनी देर, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। इसलिए क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। जो भी काम आप करें हमेशा क्वालिटी पर फोकस रहकर काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से शुरुआत करिए। टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं,
शुरुआत में पूरा फोकस सिलेबस पे करिए कि भाई सिलेबस के पीछे लग जाइए, 1 बाय 1 टॉपिक्स को खत्म करिए, फिर उनकी प्रैक्टिस और तमाम जितनी चीजें वो सब आपको करनी है। और छोटी छोटी किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न रह गए हैं, कोई विशेष आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे अगले वीडियो में आपको उनके भी जवाब दे दूंगा, है ना। और विनर्स के ऐप पर इसका एमपी एपेक्स बैंक के नाम से, सहकारी बैंक भर्ती के नाम से कंप्लीट कोर्स है, मात्र 499 फीस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो इसमें जुड़ सकते हो। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर भी विनर्स के सेंटर पे पढ़ सकते हो, है ना। और आप चाहते हो कि बैंक की सारी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो जाए, तो बैंक का फाउंडेशन कोर्स है, बहुत कम फीस में। ऑफलाइन इंदौर आना है तो आप आ सकते हैं। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ऑफलाइन की जानकारी, आपको सारी विषयों की किताबें भी मिल जाएंगी, तो आप किताबें भी ऑर्डर कर सकते हो। तो बाकी विनर्स के सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, और पूरी विनर्स टीम आप सबके लिए है ही, मेहनत करने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आई होगी, समझ आया होगा कि कैसे काम करना है, किन विषयों पर काम करना है, किस तरीके से काम करना है। बाकी अगर कोई प्रश्न आपके रह गए, कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।